जी क्लास लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट इनहेरिटेंस और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे हम आज थोड़ा डिटेल में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इनहेरिटेंस होती क्या है और किस तरीके से हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को बेसिकली जो हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। First one is single level inheritance. Single level inheritance means one to one mapping. One parent class and उसी से associated one child class. So one parent and one child. इसकी हमने एक एग्जांपल करके भी देखी थी। वो एग्जांपल हमारे पास हमने क्या देखी थी वो मैं आपको भी शेयर कर देते हैं। ठीक है, that is the example which we have discussed last time of inheritance. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की थी, पर्सन की क्लास। एंड उस पर्सन की क्लास में मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स रखे थे, नेम, एज एंड हाइट, और इन सबको मैंने प्रोटेक्टेड रखा था। प्रोटेक्टेड मींस कि ये विद इन अ क्लास, जिस क्लास के अंदर डिफाइन हुए पर्सन की क्लास में, वहां से एक्सेसिबल हो सकते हैं। और जो इससे इनहेरिटेड क्लास होगी, यानी कि जो क्लास पर्सन की क्लास को इनहेरिट करेगी, उनकी उस क्लास के लिए एक्सेसिबल होंगे। सो मैंने पर्सन की क्लास में 3 एट्रीब्यूट्स लिए और उसको डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। देन मैंने यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले का मेथड, जो कि इन तीनों वैल्यूज को, एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवा रहा है। देन आई हैव क्रिएटेड अनदर क्लास नेम एम्प्लॉय विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन क्लास। इनहेरिटेंस हम करते कैसे, क्लास का नेम, जिस क्लास को इनहेरिट करवाना है, लाइक चाइल्ड क्लास, उसके बाद कॉलन, एंड देन जिस क्लास से हमने जो है वो इसको इनहेरिट करवाना है, पेरेंट क्लास, उस पेरेंट क्लास का नाम। तो यहाँ पे ये लाइन क्या परफॉर्म कर रही है, दैट इज यूज फॉर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मींस कि हमारे पास एक चाइल्ड क्लास में क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम एम्प्लॉय है, जो कि इनहेरिट कर रही है पर्सन क्लास को। अब होगा क्या कि जैसे ही इनहेरिटेंस परफॉर्म होगी, तो एम्प्लॉय की क्लास में अभी अभी मैंने कोई भी एट्रीब्यूट स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिक स्पेशलाइज एट्रीब्यूट यहाँ पे अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया। बट क्योंकि ये पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो पर्सन की 3 एट्रीब्यूट्स है, ये 3 एट्रीब्यूट्स बाय डिफॉल्ट इस एम्प्लॉय में भी मेरे पास स्टोर हो जाएंगे। And then I have created 2 specialized fields for employee class, that is company name and salary. ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो सिर्फ चाइल्ड क्लास के लिए एक्सेसिबल है, चाइल्ड क्लास के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं, और इनका लिंक जो है वो उस इसको पर्सन क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। लेट्स से अगर मैं वो 2 फील्ड जो मैंने चाइल्ड क्लास में यहाँ पे यूज किए हैं, अगर मैं उसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ पर्सन की क्लास में, तो वो यहाँ पे मेरे पास एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास के अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। कंपनी, और जैसे मैं कंपनी को यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी कि मुझे यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कंपनी क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय की क्लास का अपना स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट है। हालांकि इसका एक्सेस मॉडिफायर इज पब्लिक, बट आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस करने के लिए, मैं अगर इसको एक्सेस करूंगी तो आई हैव टू यूज द नेम। पहले मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास इनहेरिटेंस कैसे होती है, ये इनहेरिटेंस, ओके। अब कुछ बेटर हुई क्लास, अब वॉइस, ओके। ठीक है, सो फिर मेरे पास यहाँ पे कंपनी को जब मैं एक्सेस करवाऊंगी तो ये कंपनी यहाँ पे मेरे पास एक्सेसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास में डिफाइन किया है, मैंने डिक्लेयर किया है। और हमारे पास इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्क कर रही होती है, टॉप टू डाउन, बॉटम अप नहीं हो रही होती, टॉप टू डाउन, यानी कि जो टॉप लेवल के एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने बाद आने वाली क्लासेस के लिए एक्सेसिबल होंगे, बट जो बाद वाली चाइल्ड क्लासेस हैं उनके एट्रीब्यूट्स पेरेंट क्लास के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। जी, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट बना के तो वो फिर एट्रीब्यूट कहीं भी एक्सेस हो सकता है ना, अगर वो पब्लिक है तो। लेकिन वो इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं हो रही है, इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं होगा, इनहेरिटेंस टॉप टू बॉटम चल रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय का जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसको मैं पर्सन की क्लास में इनहेरिट करवा सकूं, क्योंकि इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास
फिर मैंने एम्प्लॉय के दो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स बनाई और डिस्प्ले। अब जो मैंने डिस्प्ले का मेथड है जो कि एक ओवरराइडेड मेथड है, ठीक है। ओवरराइडेड मेथड किस तरीके से है कि पर्सन की क्लास में भी पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड है जो पर्सन के एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवा रहा है, और सिमिलरली मैंने एम्प्लॉय की क्लास में भी एक वही सेम मेथड विद सेम पैरामीटर पब्लिक वाइड डिस्प्ले, यही मेथड पेरेंट क्लास में भी स्पेसिफाई होता है पब्लिक वाइड डिस्प्ले, और यही मेथड यहाँ पे भी मैंने चाइल्ड क्लास में यूज किया है पब्लिक वाइड डिस्प्ले, जो कि एक ओवरराइडेड मेथड है। जैसे ही मैं इससे कॉल कराऊंगी बेस डॉट डिस्प्ले, अभी मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेस डॉट डिस्प्ले यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवाऊंगी, सो ये कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैं क्या एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, कंपनी एंड सैलरी को प्रिंट करवा रही हूँ। फिर मैंने एक और क्लास बनाई थर्ड क्लास जो कि टेस्ट क्लास है। टेस्ट क्लास में मैंने एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एम्प्लॉय की क्लास से मैंने कॉल करवा दिया ई डॉट डिस्प्ले। सो जब मैं इसको रन करूंगी, सो ये ई डॉट डिस्प्ले, यानी कि अब ये कौन सा मेथड कॉल करेगा, ओवरराइडेड मेथड, यानी कि जो प्रीवियस मेथड था पर्सन का ऑब्जेक्ट उसको ये क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा। मेथड यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले ये वाला भी है और ये वाला डिस्प्ले ये भी है, और एम्प्लॉय का मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। सो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले पेरेंट वाला भी एक्सेसिबल है और डिस्प्ले इसकी अपनी क्लास में जो है वो भी एक्सेसिबल है, दोनों एक्सेसिबल है, लेकिन दोनों का नेम सेम है। तो दैट इज ओवरराइडेड मेथड। ओवरराइड मींस कि पुराने वाले को ओवरराइड कर देगा, और जब भी मैं ई डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगी, सो ई डॉट डिस्प्ले पे मुझे वो कौन सा मेथड रिटर्न करेगा जो मेरी चाइल्ड क्लास में डिफाइन हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मेरे पास जो एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, अच्छा अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि पर्सन की क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ से मैं कॉल करवा रही हूँ पी डॉट डिस्प्ले। सो जब पी डॉट डिस्प्ले में कॉल करूंगी तो पी डॉट डिस्प्ले के लिए बाय डिफॉल्ट ये मुझे क्या देगा, बाय डिफॉल्ट ये मुझे वो वाला मेथड देगा जो कि पर्सन की क्लास में डिफाइन हुआ है, क्योंकि पी के लिए तो वही एक्सेसिबल होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस पेरेंट टू चाइल्ड आ रही होती है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं आ रही होती। सो जब मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, तो इसके लिए क्या एक्सेसिबल होगा, वो सारे एट्रीब्यूट जो पर्सन की क्लास के अंदर डिफाइन हुए, वो कोई भी एट्रीब्यूट भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकती है, और कोई भी मेथड भी हो सकता है। तो पर्सन की क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो पर्सन जो पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ पेरेंट के एट्रीब्यूट्स और पेरेंट के फील्ड को ही एक्सेस कर सकता है। तो मैं जब यहाँ से कॉल करूंगी p डॉट डिस्प्ले, ठीक है, अभी एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्ट को मैं फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया एंड p डॉट डिस्प्ले मैंने कॉल किया। तो अब ये कौन सा वाला डिस्प्ले कॉल होगा, जो मेरे पास पर्सन की क्लास वाला था, जिसमें पर्सन का नेम, उसकी एज और उसकी हाइट प्रिंट हो रही है। और सिमिलरली जब मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय एंड ई डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगी, तो इस टाइम पे मेरे पास एम्प्लॉय के लिए दो डिस्प्ले के मेथड हैं। एक वो जो एम्प्लॉय की अपनी क्लास में ओवरराइडेड मेथड है वो एक्सेसिबल है, और दूसरा वो जो कि ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट से। बट क्योंकि इन दोनों के नाम सेम है, तो हमेशा जब ऑब्जेक्ट कॉल करेगा सेम नाम वाले मेथड को, यानी कि ओवरराइडेड मेथड को, तो हमेशा कौन सा मेथड कॉल होगा, जो ओवरराइडेड मेथड है जो चाइल्ड क्लास में डिफाइन हुआ है। सिमिलरली जब मैंने ई का ऑब्जेक्ट बनाया और ई डॉट डिस्प्ले कॉल कर रही हूँ, तो ई डॉट डिस्प्ले पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड की क्लास वाला डिस्प्ले मेथड, चाइल्ड की जो एम्प्लॉय की क्लास का डिस्प्ले मेथड जो सिर्फ कंपनी और सैलरी प्रिंट कर रहा है। तो जब मैंने ई डॉट डिस्प्ले को कॉल करवाया, तो मुझे ये कौन सा वाला मेथड प्रिंट कर रहा है, कौन सा मेथड को कॉल कर रहा है, जो चाइल्ड की क्लास में डिस्प्ले का मेथड यहाँ पे ओवरराइडेड मेथड जो है यूज हो रहा है। ओवरराइड का मतलब ही है कि पुराने वाले को ओवरराइड करके जो नई वाला मेथड है उसको कॉल करेगा। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास मैं एक ही दफा मेथड कॉल करूँ और दोनों चीजें प्रिंट हो जाएं। मेरे पास कंपनी और सैलरी भी प्रिंट हो जाए और मेरे पास नेम, एज और हाइट भी हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि इस वाले डिस्प्ले के मेथड में मैं सैलरी और कंपनी तो यूज कर नहीं सकती, क्योंकि पेरेंट जो है वो चाइल्ड की स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन चाइल्ड क्लास कैन यूज
नेम एज हाइट जो कि पेरेंट क्लास के स्पेशलाइज्ड जो अपनी फील्ड्स है जो कि कॉमन है इसके अपने चाइल्ड क्लास के लिए। सो मैं इस डिस्प्ले के मेथड में अगर नेम एज और हाइट और कंपनी और सैलरी, नेम एज और हाइट वो एट्रीब्यूट्स हैं जो एम्प्लॉय की क्लास पेरेंट पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रही है, और मेरे पास कंपनी और सैलरीज की अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और फिर जब मैं यहाँ से ई डॉट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और ई डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगी, सो अगेन ये एम्प्लॉय की क्लास वाला डिस्प्ले मेथड ही कॉल करेगा, लेकिन अब क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे नेम एज और हाइट भी प्रिंट करेगा और कंपनी और सैलरी भी प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल पर्सन वाले कॉलिंग को हटा रही हूँ, अभी सिर्फ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और ई डॉट डिस्प्ले के थ्रू मैंने कॉल करवा दिया डिस्प्ले का मेथड एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, नाम भी दे दिया, एक ही मेथड कॉल किया है, और एक ही मेथड के थ्रू नेम एज हाइट कंपनी नेम एंड सैलरी भी प्रिंट करवा दी। और अगर मैं चाह रही हूँ फर्दर मैं इसमें चेंजेस करूँ कि ये नेम एज और हाइट ये तो मैंने ऊपर भी प्रिंट करवाए, तो क्यों हम एक चीज को बार बार क्यों कॉल करवाएं दोबारा, या दोबारा क्यों अपने प्रोग्राम लाइन ऑफ कोड को इंक्रीज करें, ये तो ऑलरेडी मैं पहले भी राइट डाउन कर चुकी हूँ। सो बार बार रेपिटेशन क्यों हो, तो उस रेपिटेशन को हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसको रिमूव कर दें, क्योंकि मुझे तो नेम एज हाइट चाहिए और नेम एज हाइट मैंने ऊपर डिस्प्ले के मेथड में ऑलरेडी प्रिंट करवाया है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूं और मैं यहाँ पे इसको क्या कहूँ, मैं यहाँ पे इसको कहूँ बेस डॉट डिस्प्ले। अब होगा क्या, अगेन वही चीज होगी, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना ई डॉट डिस्प्ले, सो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा मेथड कॉल करेगा, ओवरराइडेड मेथड जो कि एम्प्लॉय की क्लास में डिस्प्ले का मेथड है। डिस्प्ले के मेथड को कॉल किया, पहली स्टेटमेंट इसको क्या मिली, बेस डॉट डिस्प्ले। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि जो बेस क्लास है यानी कि जो पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड है वो कॉल कर दो। इट मींस कि मैंने एक ओवरराइडेड मेथड से जो एक्चुअल मेथड है जो पेरेंट क्लास में डिफाइन किया मैंने उसको कॉल करवा दिया। तो यहाँ पे डबल कॉलिंग हो रही है। जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय एंड ई डॉट डिस्प्ले कॉल करवाया, सो ये ई डॉट डिस्प्ले कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय की क्लास का ओवरराइडेड मेथड कॉल करेगा विच इज डिस्प्ले। तो ये कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय की क्लास के डिस्प्ले वाले मेथड में। इसकी बॉडी में क्या हुआ, इसकी बॉडी में मैंने एक और कॉलिंग कर दी दैट इज बेस डॉट डिस्प्ले। मैंने क्या कहा, कंपाइलर को क्या चीज डिटरमाइन की कि जो बेस क्लास वाला डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल कर दो। तो ये ओवरराइडेड मेथड से अब कहाँ चला गया, बेस क्लास वाले मेथड। बेस क्लास मींस पेरेंट क्लास। मैंने लास्ट टाइम भी आपको टर्मिनोलॉजीज बताई थी कि हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हैं, और इसी तरह जो चाइल्ड क्लास होगी उसको चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, और ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, और इनहेरिटेड क्लास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेस डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले के मेथड के अंदर से मैंने बेस डॉट डिस्प्ले को कॉल करवा दिया। सो ये पेरेंट क्लास में जाएगा और पेरेंट क्लास के डिस्प्ले वाले मेथड में नेम एज और हाइट प्रिंट करेगा, जैसे हमने इससे पहले मेथड की कॉलिंग देखी थी। और फिर वहां से प्रिंट करने के बाद ये दोबारा वहां आएगा जहां पे कॉल हुआ था यहाँ से, और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन कंपनी और सैलरी प्रिंट कर देगा। तो जब मैं इसको रन करूंगी, ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही दफा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना और ई डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ। तो ई डॉट डिस्प्ले से मेरा कंपाइलर इसको कहाँ थ्रो कर देगा, एम्प्लॉय के डिस्प्ले वाले मेथड पे। और यहाँ पे मैंने इसको कहा कि बेस डॉट डिस्प्ले को कॉल कर दो, तो मेथड के अंदर से इसने एक और मेथड को कॉल किया और बेस क्लास के डिस्प्ले वाला मेथड कॉल हो गया यहाँ पे, और नेम एज और हाइट प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस वहीं आएगा जहां से कॉल हुआ था, और फिर उसके बाद कंपनी और सैलरी प्रिंट कर देगा। जब मैं इसको रन करूंगी तो इसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, ABCD 25 5.6 XYZ कॉर्पोरेशन और सैलरी। सो ये इस तरीके से मैं ओवरराइडेड मेथड से अगर बेस क्लास के मेथड को कॉल करवाना चाहूँ तो एक्सप्लिसिटली मैं बेस डॉट डिस्प्ले करके कॉल करवा सकती हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास?
अच्छा, अब क्वेश्चन है इज दैट कि कैन वी यूज कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस? बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, अगेन वी कैन यूज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एज वेल। लेट्स से इसको मैं अगर पब्लिक हट, इसको भी मैं पब्लिक ही कर देती हूँ। अच्छा, अगर मैं, आप एक और चीज देखें जो मैंने इनको प्रोटेक्टेड किया है, तो ये प्रोटेक्टेड वाली फील्ड जो नेम, एज और हाइट जिस क्लास के अंदर डिफाइन किया वहां से एक्सेसिबल है, और जो क्लास इनहेरिट कर रही है, जैसे एम्प्लॉय की क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो इसके अंदर अगर मैं नेम एज वाली स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दी थी, तो तब भी मुझे कोई एरर नहीं आ रहा था मेरे पास। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोटेक्टेड की क्या फंक्शनैलिटी है, जिस क्लास के अंदर डिफाइन हुए उनके लिए भी, उस क्लास के लिए भी एक्सेसिबल है, और जो क्लास इनहेरिट हो रही है इस क्लास से, जैसे कि एम्प्लॉय की क्लास इनहेरिट हो रही है, तो ये एम्प्लॉय की क्लास में भी नेम, एज और हाइट एक्सेसिबल है। और अगर यही चीज अगर मैं कॉल करवाऊं ई डॉट, तो जैसे ही मैंने ई डॉट किया तो आप देखें सिर्फ कंपनी और सैलरी मेरे पास जो है वो एक्सेसिबल है, जबकि एक्सेसिबल मेरे पास नेम, एज और हाइट भी है, बट मैं इस नेम, एज और हाइट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती आउटसाइड द क्लास, क्योंकि ये टेस्ट की क्लास में मैं एक्सेस करवा रही हूँ। सो उस क्लास में कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होंगे, जहां पे मैं क्या करूँ, ये जो मेरे जहां पे इनहेरिटेंस ना हो, तो इसके लिए वी कैन यूज प्रॉपर्टीज हियर। प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे? पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज को मैं इनहेरिटेंस में मैप करके बता रही हूँ कि अगर आप इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं। अगेन जैसे हम जो प्रॉपर्टी की डाटा, वो आपके पास एक्सेस मॉडिफायर है, इट शुड बी पब्लिक। फिर आपके पास रिटर्न टाइप, क्योंकि मैं नेम की प्रॉपर्टी बनाने जा रही हूँ तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं नेम, ठीक है, और ये बॉडी आ गई इसकी। सिंपल वैसे ही जैसे हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, सेट कर दें नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यूजर जो वैल्यू देगा वो नेम में सेट हो जाए, और गेट में क्या आ जाए मेरे पास, रिटर्न नेम। ये मेरे पास नेम की प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जैसे ई डॉट करूंगी, ई डॉट, सो अगर आप देखें सो ई डॉट नेम, वो प्रॉपर्टी क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है, तो पर्सन की क्लास में जो जो चीज मैं ऐड करती चली जाऊंगी वो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय के लिए एक्सेसिबल होगा। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, ई डॉट नेम, यानी कि इस प्रॉपर्टी को यूज कर रही हूँ। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने नेम दे दिया, लेट से, ठीक है, और फिर इस तरीके से मैं कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहूँ, कंसोल पे प्रॉपर्टी जब हम कॉल करवा रहे हैं तो इट वुड बी ई डॉट नेम, ई डॉट नेम, ठीक है। तो इसने बाकी सारी फील्ड जो मैंने कुछ ई से मैंने क्या किया था, सिर्फ एक्सप्लिसिटली एक नेम दिया था, फिजा इसने वो प्रॉपर्टी से सेट कर दिया, और बाकी दो वैल्यूज वही रखी जो मैंने यहाँ से इनिशियलाइज करवाई थी, एज एंड हाइट। मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज यूज करना बताया, अगर आप चाहें तो आप फिर इसी तरह एज और हाइट के लिए भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करके इसको यहाँ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से सेट और गेट करवा सकते हैं। नहीं ना, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का एक्सेस कैसे सेम हो सकता है? प्राइवेट तो जिस क्लास के अंदर यूज किया है बस उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, जबकि प्रोटेक्टेड हम कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड जिस क्लास के अंदर यूज है वहां ही एक्सेसिबल हो सकता है, और जिस क्लास, जो क्लास इनहेरिट हो रही है उस इनहेरिटेड क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम, एज और हाइट यूज किया है, सो नेम, एज और हाइट प्रोटेक्टेड है, तो जिस क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है वहां भी एक्सेसिबल है, और जो क्लास इसको इनहेरिट कर रही है नेम, एज और हाइट, वहां पे भी एक्सेसिबल है। और अगर मैं यहाँ पे एक और फील्ड ले लूं, लेट्स से प्राइवेट, प्राइवेट इंट एस फॉर एग्जाम्पल, सो अब जब मैं इस प्राइवेट को इनहेरिटेड क्लास में यूज करूंगी, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि हाइट के साथ साथ मेरे पास जो एस का मैंने एट्रीब्यूट दिया है वो भी प्रिंट हो जाए, तो वो कभी भी यहाँ पे प्रिंट मेरे पास नहीं हो सकेगा।
मैंने यहाँ पे एस दिया तो मुझे यहाँ पे क्या एरर रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट डिफाइन किया है। सो प्राइवेट इनहेरिटेंस में भी इनहेरिटेड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको फिर यूज करने के लिए आपको हमेशा प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज ना करें, आप चाइल्ड क्लास में यूज करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास बनाई और इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये जो नेम है ये मैंने प्रोटेक्टेड रखा है, ये इस क्लास में भी एक्सेसिबल होगा, एम्प्लॉय की क्लास में भी एक्सेसिबल होगा, लेकिन आउटसाइड द क्लास अगर टेस्ट की क्लास में मैं डायरेक्ट नेम को एक्सेस करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहूँ तो उस प्रॉपर्टी को मैं चाइल्ड क्लास में भी बना सकती हूँ, और यहाँ अगर आप देखें तो पहले मैंने पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किया था तब भी वर्क कर रहा था, और उसको वहां से हटा के फिर मैंने चाइल्ड क्लास में यूज कर दिया, क्योंकि ये जो नेम है दैट इज इनहेरिटेड फील्ड, और इनहेरिटेड एम्प्लॉय में भी एक्सेसिबल है और पर्सन में भी एक्सेसिबल है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? अगर कोई क्यूरी नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े। जी जी, अब मैं कंस्ट्रक्टर पे आ रही हूँ वापस। ठीक है, सो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज दैट एक बेस क्लास और उसकी एक चाइल्ड क्लास, मींस एक पेरेंट क्लास और उसका एक चाइल्ड, दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक पेरेंट क्लास और उससे एक चाइल्ड क्लास ड्राइव हुई, लेट्स से पर्सन और एम्प्लॉय की। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, बेस्ड और डिस्प्ले वाला भी हमने मेथड देख लिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मींस एक पेरेंट और फिर उसके मल्टीपल चाइल्ड्स। तो ये आपके पास एक पूरी हायरार्की, और आप चाहें तो ट्रायंगल से भी फिर आपके पास फर्दर क्लासेस बन सकती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल, और फिर रेक्टेंगल में आपके पास फिर फर्दर कोई क्लास नहीं हो सकती। इसी तरह आप स्क्वायर भी की भी एक क्लास ड्राइव करना चाहें तो इस लेवल पे कर सकते हैं। तो हायरार्की इनहेरिटेंस क्या होती है? जिसमें एक पेरेंट और एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड। इसकी रियल वर्ल्ड से एग्जांपल ऐसे हो सकती है जैसे पेरेंट और उस पेरेंट के डिफरेंट चिल्ड्रन, और ये वाली क्लास पेरेंट चाइल्ड होगी और ये वाली चाइल्ड क्लास होगी शेप की, और इन दोनों का ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का आपस में क्या रिलेशन होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिबलिंग्स का रिलेशनशिप होता है। So shape here used as a parent class and triangle and rectangles are child of shape class. तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या बन रहा है? एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्की मींस एक पूरा नेटवर्क टाइप बन रहा है, ट्री डायग्राम। इसी तरह ट्राइंगल की भी अगर फर्दर मेरे पास जो है वो सब क्लासेस हो सकती हैं। तो सब क्लास मींस कि आपके पास ट्राइंगल में भी फर्दर क्लासिफिकेशन आ गई, लेट्स से राइट एंगल ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो वो फिर हमारे पास पूरी एक पूरी की पूरी वो क्या होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेरेंट के एट्रीब्यूट्स ट्राइंगल के लिए भी एक्सेसिबल होंगे, शेप के एट्रीब्यूट्स रेक्टेंगल के लिए भी एक्सेसिबल होंगे, और इसके साथ साथ ट्राइंगल और रेक्टेंगल के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जिनका आपस में कोई एक दूसरे से लिंक नहीं होगा। हाँ, अगर मैं एक और क्लास बनाऊं जो जिसको मैं ड्राइव कर दूं ट्राइंगल से, तो वहां पे मेरे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी बनेगी, और शेप के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो ट्राइंगल के जो चाइल्ड होगा उसके लिए भी एक्सेसिबल होगा, और जो ट्राइंगल के स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होंगे वो फिर चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होंगे। बट अगेन ये टॉप टू बॉटम चल रहा होगा, शेप से ट्राइंगल, और फिर अगर ट्राइंगल की फर्दर कोई चाइल्ड होगा तो उसके लिए भी एक्सेसिबल होगा। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होगी? एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को आगे मैं एलैबोरेट करूंगी। लेट से पर्सन की मेरे पास एक क्लास है, तो पर्सन की क्लास से मैंने एक और क्लास ड्राइव कर दी एम्प्लॉय की, और इसी तरह पर्सन की क्लास से मैं एक और क्लास ड्राइव करना चाह रही हूँ, लेट से स्टूडेंट, वो भी पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाऊंगी। ठीक है, आउटसाइड एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय की क्लास के बाहर एक और क्लास बनेगी, पब्लिक क्लास, लेट से स्टूडेंट, जो कि इनहेरिट कर रही है
पर्सन की क्लास को। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गई, जिसमें एक पर्सन की क्लास है जिसको एम्प्लॉय की क्लास भी इनहेरिट कर रही है, और उसी पर्सन की क्लास को मैंने एक और क्लास बना दी स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल सेम, ये जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है एक फिगर, ये इसी तरह से वर्क करेगा। लाइक यहाँ पे पर्सन, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, फिर मैं एक और क्लास बना लूंगी जिसको पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा दूंगी, तो वो यहाँ पे एक और क्लास बन जाएगी मेरे पास, लेट्स से डॉक्टर। सो मेन क्लास पर्सन है, पेरेंट क्लास, और उसके चाइल्ड कौन कौन से हो जाएंगे, एम्प्लॉय, स्टूडेंट एंड डॉक्टर। और हर किसी के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय के क्या थे, उसकी कंपनी और उसकी सैलरी। स्टूडेंट के क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिक, इस नेम, तो वहां नेम, एज और हाइट। ऑलरेडी ये पेरेंट की क्लास से इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट की क्लास, तो यहाँ पे मुझे नेम दोबारा से यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जैसी इनहेरिटेंस परफॉर्म हुई तो नेम, एज और हाइट, ये तीनों एट्रीब्यूट्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास एज वेल। तो अब नेक्स्ट में क्या करूंगी, वो एट्रीब्यूट जो सिर्फ स्टूडेंट के अपने हैं, जो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के हो, सिर्फ उसी के हो सकते हैं जो स्टूडेंट हो। लेट्स से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पब्लिक फ्लोट percentage, similarly public float CGPA, and similarly public string grade. So अब स्टूडेंट के टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हो गए मेरे पास तीन, वो जो ये पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, नेम, एज और हाइट, और तीन ये जो इसके अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के भी इंस्ट्रक्टर इसको कॉल कर सकती हूँ। वो मैं कैसे करूंगी, कंस्ट्रक्टर वाले एग्जांपल को भी इसमें ही देख लेते हैं। लेट्स से पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या होता है, क्लास का नाम, और कंस्ट्रक्टर के साथ कभी भी आपके पास जो है वो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं की। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बने विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो क्या कर दो, परसेंटेज को रख दो 50.0F, और CGPA हो जाए उसी के अकॉर्डिंगली 2.7F, और मेरे पास ग्रेड हो जाए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए इस तरीके से। ठीक है, सो ये मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। सिमिलरली मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ, स्टूडेंट, और इसमें मैं तीन एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ। जैसे हम इससे पहले कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज लेते आ रहे हैं, फ्लोट P, फ्लोट C, एंड सिमिलरली और क्या चीजें आ जाएंगी मेरे पास, फ्लोट P, फ्लोट C, एंड देन स्ट्रिंग G, लेट से। अच्छा, ये तो वो है जो इसके अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं। अब स्टूडेंट की क्लास में आई हैव 3 अनदर एट्रीब्यूट्स, जो उसकी नेम, एज और हाइट। तो मैं चाह रही हूँ कि जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो मैं इन तीनों फील्ड्स को भी सेट कर दूं। फर्स्ट वाला मेरे पास था स्ट्रिंग n। ठीक है क्लास, ये वाला जो है ना, ये जरा देखिएगा कि ये लॉजिक में किस तरीके से काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूँ तो नेम, एज और हाइट की फील्ड्स भी सेट हो जाए, मतलब उसको मैं अलग से ना करूँ। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मेरे पास नेम, एज और हाइट भी, जैसे अगर यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो नेम है जो मैंने पर्सन की क्लास में यूज किया था, ये वाला नेम, ये एक्सेसिबल होगा स्टूडेंट की क्लास में क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है। सो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ही मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो नेम भी जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाए। लेट्स से मैं नेम कह रही हूँ, ठीक है, ये नेम सेट हो जाए। इसी तरह उसकी एज कितनी हो जाए, लेट्स से एज में कह रही हूँ स्टूडेंट की हो 20, और हाइट उसकी मैं कह रही हूँ हाइट इज इक्वल टू 5.78F। ओके, अब कुछ बेटर हुई आवाज?
ओके क्लास अब कुछ बेटर हुई आवाज? हेलो ओके ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ विदाउट एनी डिफॉल्ट वैल्यू या विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट पासिंग, तो नेम एज हाइट और ये परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड ये डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाए। सिमिलरली जब मैं कोई वैल्यू पास करूँ पब्लिक स्टूडेंट के लिए, उसकी अगेन वही 6 एट्रीब्यूट मुझे चाहिए होंगे स्टूडेंट के लिए, उसकी नेम एज और हाइट, जो कि वो ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है पर्सन की क्लास में। लेकिन जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसका नेम एज और हाइट भी दूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नेम का भी एक एट्रीब्यूट ले लिया। सिमिलरली मैंने स्ट्रिंग नेम था इंट ए कॉलन कॉमा एंड देन मेरे पास लास्ट क्या था फ्लोट एच। ये वो 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो इनहेरिटेंस के थ्रू यूज हो रहे हैं, और बाकी ये 3 जो हैं ये इसके क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स। जबकि नेम एज हाइट भी इसके अपने हैं जो कि इनहेरिट कर रहा है पर्सन की क्लास से। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि जैसे ये डिफॉल्ट वैल्यूज आए तो परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाए जो पी में यूजर पास कर रहा है, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है। सीजीपी ए की वैल्यू क्या हो जाए जो वैल्यू सी में पास हो रही है। ग्रेड की वैल्यू क्या हो जाए जो स्ट्रिंग वैल्यू यूजर यहाँ से पास कर रहा है जी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि नेम इज इक्वल टू, यानी कि जो नेम है वो एन हो जाए, जो एन में वैल्यू आ रही है। सिमिलरली एज इज इक्वल टू ए एंड हाइट इज इक्वल टू एच, यानी कि जो यूजर 6 आर्ग्यूमेंट पास करे वो 1 बाय 1 इन एट्रीब्यूट्स में जाके सेट हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जो इन सबको प्रिंट करवा रहा हूँ। पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल। ठीक है, और इसमें हम दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के स्टेटमेंट्स। ये सारा काम मैं स्टूडेंट की क्लास में बना रही हूँ। जी हाँ, मात कोई क्वेश्चन है? अब यहाँ पे मेरे पास कंपनी और सैलरी के बजाय क्या आएगा, परसेंटेज स्पेस आ जाए, फिर उसके बाद मेरे पास सीजीपीए आ जाए, एंड देन मेरे पास क्या आ जाए, सीजीपीए प्लस स्पेस, और फिर मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, उसका ग्रेड, जो कि मैं ग्रेड के थ्रू चेक करवा रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, टेस्ट की क्लास में मैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स हटा रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहां से मैंने कॉल कर दिया एस डॉट प्रिंट ऑल वाला मेथड। और जब मैं इसको रन करूंगी ओहो बेस वाला, अच्छा कुछ चेंजेस हमने की थी। एक तो ये एस वाली प्राइवेट वाली एग्जांपल समझाने के लिए ये एरर आ रहा है, और सिमिलरली यहाँ भी हम डिस्प्ले कर देते हैं इसको डिस्प्ले, और यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ एस डॉट डिस्प्ले। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैंने जब एस डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो इसने बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया स्टूडेंट की क्लास का जो कि एम्प्टी है। तो स्टूडेंट की क्लास में जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर था ये वाला जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी।
तो उसने वो सारी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवा दी। और फिर जब मैंने एस डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल किया तो एस डॉट डिस्प्ले वाला मेथड कौन सा मेथड है, जो नेम, एज, हाइट, परसेंटेज, सीजीपी और ग्रेड सब प्रिंट करवा रहे हैं। और अगर सिर्फ यहाँ पे मैं चाहूँ कि नेम, एज, हाइट दोबारा से मैं रिटर्न ना करूँ, तो यहाँ पे आई कैन कॉल बेस डॉट डिस्प्ले मेथड एज वेल, जैसे हमने पहले किया। ठीक है, तब भी ये वैसे ही वर्क करेगा। सो यू कैन यूज बेस क्लास मेथड इनसाइड ओवरराइडेड मेथड। इसी तरह जब मैं स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ से मैं 6 वैल्यूज पास करूंगी। ठीक है, वो 6 वैल्यू किस तरीके से पास होंगी? फर्स्ट वन वाज स्ट्रिंग, जो कि नेम था। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया फिजा। ठीक है, एज दे दी मैंने, कोई भी एज हम दे देते हैं लेट से। और फिर मैंने हाइट दे दी f, और उसी पैरामीटर के थ्रू देंगे हम जो हमने जैसे कंस्ट्रक्टर की हमने वैल्यूज रखी हैं कि फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए, सेकंड इंटीजर, थर्ड जो हाइट थी वो फ्लोट में थी। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ गया, परसेंटेज थी पहले, तो लेट से परसेंटेज दे दी मैंने, परसेंटेज फ्लोट में थी तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे f। फिर हमारे पास नेक्स्ट सीजीपी है, वो भी फ्लोट में थी, उसको 3.7 कर देते हैं, वो भी f में। और लास्ट वन वाज ग्रेड, ग्रेड हमने दे दिया लेट से a। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया स्टूडेंट का। और अब जब मैं कॉल करूंगी एस डॉट डिस्प्ले, तो ये क्या प्रिंट करेगा? परसेंटेज, नेम, एज और हाइट के लिए बेस क्लास वाला डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा। सॉरी, s1 डॉट डिस्प्ले होगा, s1 डॉट डिस्प्ले। तो ये जो मेरी न्यू वैल्यूज जो है जो मैंने पास की हैं उसी के अकॉर्डिंगली ये मुझे मेथड प्रिंट करवा देगा। इसी तरह सिमिलरली आई कैन क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यूज। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? हमाद? मिस आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी मिस, दो क्वेश्चन है मेरे, दो क्लियर कर देगा। जी। एक तो ये कि जब हम क्लास में किसी उसी क्लास के वेरिएबल को जब कोई चीज असाइन करते हैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन करके करते हैं, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट क्लास के वेरिएबल को मैं कोई चीज असाइन करूँ, तो उसके लिए दिस तो मैं यूज नहीं कर सकता, तो क्या उसके साथ रहेगा वो मुझे बता देगा। और दूसरी चीज ये कि जिस जिस तरह हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, डिस्प्ले वाले को आपने किया, तो हम क्या वेरिएबल को भी कर सकते हैं? जैसे नेम का मैं ड्राइव क्लास के अंदर नेम का एक और वेरिएबल बना लूँ, तो अब जो मैं उसको असाइन करूँ वैल्यू वो वाली लेगा, इस तरह कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो ये था कि दिस, अच्छा दिस जो हम यूज करते हैं, दिस हम यूजुअली इसलिए यूज करते हैं जब हमारे पास क्लास लेवल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नेम सेम हो। लाइक हियर, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है एन और नेम दोनों डिफर हैं, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे नेम है, यहाँ पे इसको भी वही रखूँ जो क्लास लेवल वेरिएबल है, तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या होगा, और मैं इसको कर दूं अगर नेम इज इक्वल टू नेम, तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाला नेम मैं कौन सा कह रही हूँ और ये वाला नेम मैं कौन सा कह रही हूँ, दोनों क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे फिर हम यूज करते हैं दिस। तो